गुड मॉर्निंग। जो नया सीरीज़ की अगली दवा है वो है आर्सेनिक एल्बम। तो आर्सेनिक एल्बम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पॉलीक्लेस्ट रेमेडी है और ये एक्यूट या क्रॉनिक केसेस में हमारे डेली लाइफ की एक रेगुलर मेडिसिन है। और अगर आप पेशेंट देखते हैं तो रोज़ लगभग 10% पेशेंट आर्सेनिक के रहते ही हैं, चाहे वो फीवर का केस हो या एब्सेस का, गैंग्रीन का, कुछ भी। तो आइए शुरू करते हैं डॉक्टर ईबी नैश से आर्सेनिक एल्बम। तो जिसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो मैं पहले देख लेता हूँ। घबराहट और बेचैनी, रेस्टलेसनेस, जो मरीज को एक जगह से दूसरी जगह बार बार मूवमेंट करने पे मजबूर कर देती है। बहुत ज़्यादा और अचानक से प्रोस्टेशन, कमजोरी, एग्जॉशन और वाइटल फोर्स सिंक कर जाता है, कमज़ोर हो जाता है। इंटेंस बर्निंग पेन आर्सेनिक का बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक है। और एक ही दवा है जो बर्निंग पेन को आर्सेनिक के पार करती है, वो है सल्फ़र। लेकिन सल्फ़र जो डॉक्टर नैश कंसिडर करते हैं वो क्रॉनिक केसेस में। अगर एक्यूट कंडीशन में बर्निंग पेन है तो फिर आर्सेनिक ही ज़्यादा बेटर काम करेगी। इंटेंस थर्स्ट, जल्दी जल्दी पानी पीता है लेकिन थोड़ा एक समय में। और जो ठंडा पानी होता है वो उसको बर्दाश्त नहीं होता, वो डिसएग्री हो जाता है। सांस फूलता है चलने फिरने पर, ख़ास तौर से जब वो असेंडिंग पोजीशन में होते हैं, सीढ़ी चढ़ता है या किसी पहाड़ी वहाड़ी पे चढ़ता है तो उसको सांस फूलने लगती है। स्टूल और वोमिटिंग दोनों एक साथ चलते हैं, बारी बारी एक बार लैट्रिन होगा, फिर वोमिटिंग होने लगेगा, फिर लूज मोशन, फिर वोमिटिंग। और कुछ भी खाने या पीने के तुरंत बाद ये हो जाता है वोमिटिंग। अगर इसकी मोडालिटीज़ की बात करें तो ठंडी हवा में जाने से, ठंडी चीज़ों को खाने से, कोल्ड एप्लीकेशन से सर के दर्द में आराम मिलता है, बाकी सारी चीज़ें तकलीफ बढ़ जाती है। और रात को 1 से 2 बजे तक 1 to 3 AM और मूवमेंट्स, हालांकि रेस्टलेसनेस है, रस्टॉक्स को रेस्टलेसनेस में आराम मिलता है चलने फिरने से, लेकिन आर्सेनिक को एग्जॉशन और कमजोरी हो जाती है। आराम कैसे मिलता है? गर्मी से, गर्म हवा से, गर्म रूम में रहने से, हॉट एप्लीकेशन से और पसीना से। अब अगर एक आर्सेनिक की बाकी डिटेल में बात करें तो जो एकोनाइट है वो अर्लियर स्टेज ऑफ इन्फ्लामेटरी फीवर में आता है, जो अभी बीमारी की शुरुआत है उसमें अगर रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा है तो एकोनाइट है। और हाई ग्रेड फीवर भी रहता है उसके साथ में। जबकि अगर आर्सेनिक की बात करें तो जब पैथोलॉजी एडवांस हो जाती है और एक अर्ली स्टेज के बाद जो आखिरी वाला स्टेज आता है उसमें आर्सेनिक काम आती है। जब मरीज बहुत ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ कम हो चुका रहता है और लो ग्रेड फीवर जैसे कि टाइफाइड वगैरह बना रहता है। एकोनाइट मरीज क्या होता है? टूजेस एंड फ्रो इन एगोनी एंड फियर, एगोनी और फियर से वो टूज एंड फ्रो करता है। जबकि आर्सेनिक पेशेंट इतना कमज़ोर हो जाता है बीमारी से कि वो टू एंड फ्रो, मतलब इधर उधर जो ऐंठता है, बेचैन रहता है, वो चीज़ें उसकी कमज़ोर हो जाती हैं। और इसमें एंग्जाइटी और बेचैनी इनके अंदर ज़्यादा रहती है, लेकिन इतने एग्जॉस्ट रहते हैं कि ये हिल डुल नहीं पाते। ही कैन नॉट मूव हिमसेल्फ अराउंड एज ही डिज़ायर्स। वो जितना, मतलब उसके दिमाग में जितनी बेचैनी रहती है उस हिसाब से वो हिल डुल नहीं पाता, इतना ज़्यादा वो एग्जॉस्टेड हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ही वांट्स टू मूव, एक प्लेस से दूसरी प्लेस वो हिलना डुलना चाहता है, लेकिन बेड टू बेड, जगह से जगह, लेकिन थोड़ा सा भी एग्जर्शन उसे अब बर्दाश्त नहीं होता, उसे बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है, इतना वो ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। फियर ऑफ डेथ रहता है, लेकिन एकोनाइट की तरह नहीं, बल्कि ये कह सकते हैं कि उसको एंग्जाइटी रहती है और उसके अंदर ये फीलिंग रहती है कि इसको मेडिसिन की अब ज़रूरत ही नहीं है, वैसे भी ये मरने जा रहा है, ये एंग्जाइटी रहती है, फियर ऑफ डेथ रहता है। जो मेंटल रेस्टलेसनेस रहता है वो बॉडीली रेस्टलेसनेस उसी के बराबर ही रहता है। मेंटली वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहता है, लेकिन बॉडी कमज़ोर रहती है तो वो हिल डुल, उसको लगता है कि मैं, मतलब बेचैन है मानसिक रूप से तो यहाँ से उठ के वहाँ बैठ जाए, लेकिन जब वो खड़ा होता लगता है कि वो कितना कमज़ोर है, तब उसे एहसास होता है कि शरीर तो एकदम कमज़ोर हो चुकी है। एक तरह की एंग्जाइटी और घबराहट आर्सेनिक पेशेंट को पकड़ी रहती है, जो उसे रात को
उठा देती है और वो बेड से दूसरे बेड पे जाता है, फिर चेयर पे जाएगा, इधर उधर घूमता रहता है, जबकि उसको अगर उसे शरीर में कोई तकलीफ़ नहीं है तब भी वो मेंटल एंग्जाइटी बनी रहती है, और इसी मेंटल एंग्जाइटी की वजह से वो इधर उधर घूमता रहता है, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी वजह के भी ऐसा वो करता है। वो अपने आप को एक जगह रोक नहीं सकता, और ये एक तरह से प्रोग्नोसिस में भी काम करती है। जब आप इस तरह के कंडीशन में आर्सेनिक देते हैं तो ये मतलब पहले वो मेंटल रेस्ट्रिक्शंस को कम कर देता है, और जब मरीज एक जगह शांत होकर चुपचाप बैठ जाता है तो आप समझ जाते हैं कि दवा आपकी काम कर रही है। ये मेडिसिन को बताती है कि हाँ आपका सिलेक्शन सही है। और दवा देने के बाद अगर मरीज स्थिर हो जाता है तो ये एक अच्छा साइन है कि दवा आपकी ठीक है। जो अगली कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो है बर्निंग सेंसेशन, खास तौर से एक्यूट डिजीज़ में। और ऐसा नहीं कि केवल एक्यूट डिजीज़ में, क्रॉनिक डिजीज़ में भी ऐसा रहता है, लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज़ में, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि सल्फ़र ज़्यादा डोमिनेट करता है बर्निंग पेन को। कोई भी ऐसा टिश्यू शायद शरीर का नहीं बचता होगा जहाँ ये बर्निंग पेन मौजूद नहीं रहता है। आर्सेनिक में इतनी ज़्यादा बर्निंग रहती है कि मरीज उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन जो कॉन्ट्राडिक्टरी रहता है वो है कि बर्निंग इज़ बेटर बाय हीट, हॉट एप्लीकेशन उसको देने से बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, हीट ऑफ वार्म स्टोव या वार्म रूम। और सीकल कार में इसका जस्ट ऑपोजिट रहता है। सीकल कार में भी बर्निंग पेन रहता है लेकिन मरीज को ठंडे से आराम मिलता है, कोल्ड एप्लीकेशन चाहिए। कपड़ा उतार करके वो ज़मीन पे नंगे लेट जाता है फर्श पे कि उसको कुछ ठंडा मिले, जो सीकल कार में होता है। और यही चीज़ डिफ्रेंशिएट करता है गैंग्रीन के केस में आर्सेनिक और सीकल कार में। सीकल कार से ठंडे से आराम मिलता है, आर्सेनिक में गर्म से आराम मिलता है। अगर थ्रॉट कंप्लेंट की बात करें, acute कैटरा, burning in throat and from the excoriating nasal discharge are ameliorated by hot application। सर्दी जुकाम में हॉट एप्लीकेशन से ही, हॉट ड्रिंक लेने से ही आराम मिलता है। जो गले में जलन होती है तो गर्म चीज़ खाने से आराम मिलती है, या गर्म पानी या चाय वगैरह पीने से आराम मिलता है। ये बहुत ही ज़्यादा चीफ मोडालिटी है आर्सेनिक की, और जो डिफ्रेंशिएट करती है हमें आर्सेनिक के सिलेक्शन में एलियम सिफा और मर्कसॉल से, क्योंकि आर्सेनिक, एलियम सिफा और मर्कसॉल ये तीन दवाएं सर्दी जुकाम में पहले आती हैं। खास तौर से पहले जब आप आर्सेनिक मर्क्यूरियस दे देते हैं तब उसके बाद आर्सेनिक बहुत ज़्यादा बेटर काम करती है, जो मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में पाया। यहाँ पे डॉक्टर इबिनेश एक केस का डिस्कशन करते हैं कि इन्होंने एक गैस्ट्रोलजिया का केस देखा था जो कि एक्जिमा के सप्रेस होने के बाद था, और इनको भी नहीं पता था कि इसको पहले एक्जिमा हुआ है, इस ऑपरेशन के बारे में नहीं जानते थे। आर्सेनिकम इन्होंने इसलिए दिया क्योंकि जो दर्द होता था वो आधी रात के बाद होता था और 3 बजे सुबह तक होता रहता था, और इस दर्द के दौरान जो मरीज रहता था बहुत ज़्यादा बेचैन रहता था, और दर्द से वो इधर उधर टहलता था, फ्लोर पे टहलता था, दाएं बाएं घूमता रहता था। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर नैश जी ने उसके घर जब विजिट किया, क्योंकि वो इसलिए गए थे क्योंकि उनको लगा कि मरीज रात को ही मर जाएगा, तो रात को घर पर गए। अगले दिन फिर सुबह जब देखने गए तो उन्होंने देखा कि मरीज को काफ़ी आराम है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वो एक्जिमा वापस आ गया, और फिर इसको उन्होंने एक्जिमा को सिम्टम लेकर के ठीक किया और वो एक्जिमा भी ठीक हो गया। तो ये सप्रेस्ड एक्जिमा की वजह से गैस्ट्राल्जिया हुआ था मरीज को। आर्सेनिक एलिमेंट्री कैनाल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, लिप्स से लेकर के एनस तक। जो लिप्स होते हैं इतने ज़्यादा ड्राई, सूखे हुए रहते हैं, पर्स्ड रहते हैं, ड्राई और क्रैक्ड रहते हैं कि मरीज उसको हमेशा ऐसे लिक करता रहता है, ऐसे लिक करता रहेगा। और जो जीभ होता है वो कई तरह से अफेक्टेड होता है। जो जीभ होता है वो सूखा और रेड, और जो पैपिलाई होते हैं वो रेज्ड रहते हैं या फिर लाल रंग का होता है विद इंडेंटेड एजेस, या फिर वाइट एज चॉक और वाइट पेंट की तरह भी आर्सेनिक का जीभ हो सकता है, या फिर लेड कलर का भी जीभ हो सकता है, या फिर सूखा ब्राउन या ब्लैक, स्पेशली इन टाइफाइड। टाइफाइड की बहुत अच्छी दवा है आर्सेनिक। जो मुंह होता है वो सूखा होता है, मुंह में छाले होते हैं, एल्सरेटेड होता है, गैंग्रीनस होता है। जो गला होता है उसकी भी यही कंडीशन होती है।
और जो थर्स्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एक बार में थोड़ा सा ही पानी पिएगा, सिप बाय सिप, और ख़ास तौर से गर्म वाटर, हॉट वाटर, ठंडी चीज़ें लेने से उसको वोमिटिंग हो जाएगी, और एक बार में थोड़ा ही पानी पीता है। और पेट इतना ज़्यादा इरिटेबल होता है कि थोड़ा सा भी खाना खाने पे या पानी पीने पे उसको पेट में डिस्ट्रेस होने लगता है, दर्द होने लगता है, और तुरंत या तो उसको उल्टी हो जाएगी या तो लैट्रिन हो जाएगी, या दोनों एक साथ हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक, आइस वाटर या आइसक्रीम, वो ये सारी ठंडी चीज़ें मरीज को डिसएग्री हो जाती हैं और परेशानी पैदा करती हैं, और जो वोमिटिंग होती है वो जितने भी चीज़ें पेट में जाती हैं लगभग सबको वोमिट कर देता है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों या सॉलिड फूड हो। पानी, म्यूकस, बाइल, ब्लड, कॉफ़ी ग्राउंड सब्सटेंस, ये सारी चीज़ें वोमिटिंग के रूप में बाहर आती हैं। जो पेट में दर्द होता है बहुत ज़्यादा होता है, और थोड़ा सा भी खाने या पीने पर, ख़ास तौर से ठंडी चीज़, तकलीफ़ बढ़ जाती है। और जो पेट का दर्द होता है इतना इंटेंस होता है कि मरीज को एकदम बेचैन कर देता है। वो बिस्तर पे मेलने लगेगा, इधर से उधर ट्विस्ट करने लगेगा, अपने शरीर को अलग अलग पोजीशन में, सारे डायरेक्शंस में मोड़ने लगेगा, देखने पे लगेगा कितना ये तकलीफ़ में है। और डायरिया जो होता है उसमें सभी तरह के मोशन होते हैं, जैसे कि सिंपल वाटरी स्टूल से लेकर के ब्लैक, ब्लडी और बहुत ही ज़्यादा बदबूदार स्टूल मोशन, और फाइनली वो इंटेस्टाइनल ट्रैक के आखिरी छोर पे पहुंच जाता है और बवासीर हो जाता है, जहाँ पे उसको गर्म सेकाई से आराम मिलता है। अभी क्या है कि ये जो सारे सिम्टम है जो लिप से लेकर के एनस तक सारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ये कवर करते हैं, चलते हैं, तो इसमें इरिटेशन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, बर्निंग पेन होता है, और कभी कभी ये मैलिग्नेंट कंडीशन की तरफ भी जाने लगता है, जिसमें सही समय पे आर्सेनिक देने पे वो चीज़ वहीं रुक भी जाती है और ठीक भी हो जाता है। ऐसा नहीं है आर्सेनिक से। और कैरेक्टरिस्टिक बर्निंग पेन इसमें होना चाहिए, चाहे वो ग्रेटर डिग्री में हो चाहे लेसर डिग्री में हो। और जो एम्बुलेशन है, एम्बुलेशन फ्रॉम हीट, ये भी होना चाहिए। अगर हीट नहीं है तो फिर ये दिक्कत है, मतलब दवा फिर काम नहीं करेगी, फिर सिकल कॉर या और भी दवाएं आप सोच सकते हैं। और मिडनाइट एग्रेवेशन, रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी आर्सेनिक बहुत अच्छी काम करती है, हम सभी जानते हैं। एक्यूट कोराइजा में ये सबसे पहले आती है, फिर एलियम सीफा है, मर्क्यूरियस है। आर्सेनिक में क्या एक फ्लुएंट डिस्चार्ज होता है जो कोरोडिंग टाइप का होता है, लिप्स को, विंग्स ऑफ नोज और इसको कोरोड कर देता है, और इसमें बर्निंग पेन होता है। और ये मर्क्यूरियस को अक्सर फॉलो करता है। जब मर्क्यूरी देने पे पार्शली आराम हो जाता है तो आर्सेनिक देने पे वो मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आर्सेनिक बहुत ढेर सारे लंग्स के अफेक्शंस में बहुत ही अच्छा काम करता है। और जो सांस फूलने की दिक्कत होती है, डिस्निया, अस्थमा, जिसमें हम लोग देते हैं मरीज आधी रात के बाद उठ के बैठ जाता है, आगे झुक के बैठ जाता है, वीजिंग होती है, खांसी आती है, और गाज की तरह से एक्सपेक्टोरेशन रहता है, फोमी एक्सपेक्टोरेशन। मरीज बिस्तर पे सो नहीं सकता, उसको उठकर बैठना पड़ता है सांस लेने के लिए, और वो बिना सांस फूले, मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि वो हिल डुल नहीं सकता। हिलेगा तो लगेगा कि उसका सीना एकदम जाम हो गया, वो सांस ही नहीं ले पा रहा है, एयर पैसेज इतना ज़्यादा कंस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। एस्थमेटिक कंडीशन में जो कि होते हैं या एग्रेवेटेड हो जाते हैं सप्रेस्ड इरप्शन की वजह से, और इसमें फिर निमोनिया हो जाता है। जैसे मिजल्स हुआ और मिजल सप्रेस्ड हो गया तो निमोनिया हो गया, और एक्जिमा हुआ, सप्रेस्ड हो गया तो क्रॉनिक लंग इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टर इबिनेश एक केस डिस्कस करते हैं कि इन्होंने एक केस था अस्थमा का जो कि बहुत साल पुराना था, और रात के समय उसको बहुत ज़्यादा एग्रेवेशन हुआ, और पेशेंट के घर वाले सोचे कि अगर ये डॉक्टर नहीं देखे तो वो मर जाएगा रात में ही। फिर उन्होंने गए और देखे कि जो उसको अस्थमा का अटैक होता है वो रात को 1 बजे ही आता है, और उन्होंने आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेशियम में दिया और मरीज पूरी तरह से ठीक हो गया। इसमें एक सिम्टम है डॉक्टर रोलिंग आर रेग का, एक्यूट शार्प फिक्स्ड और डार्टिंग पेन इन एपेक्स एंड थ्रॉट अपर थर्ड ऑफ राइट लंग, यहाँ पे। तो ये क्रॉनिक लंग इन्फेक्शन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर से अगर ट्यूबरकुलोसिस है, गैंग्रीनस एक्सपेक्टोरेशन है,
और इस कंडीशन में अगर आप आर्सेनिक देते हैं, प्लूरल एफिजन कुछ भी है, तो मरीज बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जो जैसा कि पहले भी बताया गया, एक और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ग्रेट प्रोस्टेशन। तो ये जो प्रोस्टेशन ये ऑलमोस्ट हर तरह की डिजीज़ में मिलेगा और हर कंडीशन में, चाहे वो एक्यूट हो या क्रॉनिक। अब आप कहेंगे कि हर मरीज जब बीमार रहता है तो प्रोस्टेटेड रहता है, लेकिन आर्सेनिक का जो प्रोस्टेशन है आउट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ द डिजीज़ रहता है। मतलब आप उम्मीद करेंगे कि इस बीमारी में मरीज को इतना मतलब थकान नहीं होनी चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा उसको प्रोस्टेशन रहता है, आपकी इमेजिनेशन से ज़्यादा। अब जैसे कोई भी कंडीशन है तो कार्बोवेज है, म्यूरिएटिक एसिड है, इसमें भी प्रोस्टेशन बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन इन दोनों दवाओं में आर्सेनिक की तरह वो रेस्टलेसनेस नहीं रहता। आर्सेनिक में बेचैनी प्रोस्टेशन रहता है, लेकिन उसके साथ साथ इतनी बेचैनी भी रहती है कि वो हिलने डुलने पे बहुत ज़्यादा अपनी बीमारी के हिसाब से या जो उसको उम्मीद रहती है उससे कहीं ज़्यादा वो कमज़ोर पाता है जब खड़ा होता है तब। जबकि म्यूरिएटिक एसिड और कार्बोवेज ये पेशेंट उतना ज़्यादा मूवमेंट करना नहीं फील करते या चाहते नहीं कि वो मूवमेंट करें, वो एक जगह चुपचाप लॉक की तरह बैठे रहते हैं। थोड़ा सा भी एक्सर्शन हुआ तो वो एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। जो सांस फूलने की समस्या रहती है, जैसे क्लाइंबिंग माउंटेन्स और अदर मस्कुलर एक्सर्शन, वांट ऑफ ब्रीथ, प्रोस्टेशन, स्लीपलेसनेस एंड अदर एलिमेंट्स, दिस शोज हाउ वीक द पेशेंट इज एंड दिस वीकनेस में बी कपल्ड विद वेरियस फॉर्म ऑफ डिजीज। ढेर सारे और अलग अलग तरह की बीमारी कोई भी हो, लेकिन अगर प्रोस्टेशन इस लेवल तक है तब आप आर्सेनिक के बारे में सोच सकते हैं। अभी क्या है, कुछ और दवाएं इन्होंने बताया है जनरल वे में, जैसे कि लोकल वे में जैसे कुछ दवाएं होती हैं जिसमें प्रोस्टेशन होता है, लाइक सेंस ऑफ वीकनेस इन चेस्ट, फास्फोरिक एसिड है और आपका स्टेनम है और सल्फर है, या फिर आप एब्डामन में वीकनेस मालूम दे तो वो है फास्फोरस, और स्टमक में वीकनेस मालूम दे तो इग्नेशिया, हाइड्रास्टिस, सीपिया। तो ये सब दवाएं क्या है कि जो वीकनेस है वो एक पार्टिकुलर पोर्शन पे ही ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, जबकि आर्सेनिक पूरे शरीर को इफेक्ट करता है, कोई भी बीमारी हो। अभी आर्सेनिक की और कुछ और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, जैसे कि ये ब्लड को अटैक करता है आर्सेनिक, और सेप्टिक चेंजेस, एक्जेंथीमाटा, इचिमोसिस और पिटिकल हेमरेज होता है, और वेन्स में अटैक करता है, वेरिसेस, और इसमें बर्निंग पेन रहता है आग की तरह से, और रात के समय तकलीफ बढ़ जाती है। सीरस मेम्ब्रेन में कॉपियस सीरस इफ्यूज़न कॉज करता है, ग्लैंड्स में इंड्यूरेशन और सपुरेशन, पेरियोस्टियम को अटैक करता है, जॉइंट में अटैक करता है, कॉजिंग पेल, स्वेलिंग, बर्निंग पेन और इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग और जलन, बर्निंग पेन, बर्निंग लेंसेटिंग पेन। इट कॉजेज एनासार्का, स्किन पेल, वैक्सी और अर्थ कलर्ड, ग्रेट थर्स्ट लेकिन लिटिल एट ए टाइम, एपिस भी एक दवा है, और रैपिड इमेशिएशन भी कॉज करता है बीमारी में, एट्रोफी ऑफ चिल्ड्रेन, अल्सरेशन, और जो कि बढ़ता जाता है, लेंथ ब्रेड्थ में बढ़ता, चौड़ाई में बढ़ता जाएगा, अल्सर होता है, और अल्सर आग की तरह जलन करता है, रात के सोते समय भी उसमें बर्निंग पेन रहेगा, डिस्चार्ज ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा भी हो सकता है, जो बेस होता है वो ब्लू या ब्लैक या लार्डोसियस बेस होता है, और एंथ्रेक्स में बर्निंग लाइक फायर, कोल्ड ब्लू स्किन, ड्राई एज पर्समेंट, पीलिंग ऑफ इन लार्ज स्केल्स, और जो पार्ट है वो काले रंग का दिखता है, या और जो जलन होती है आग की तरह से होती है, गैंग्रीन, बेटर फ्रॉम हीट, अगर बेटर फ्रॉम कोल्ड है तो सीकेल कार, और एक्सट्रीम ड्राइनेस ऑफ द स्किन, और स्केली डिस्चार्ज होता है। स्किन ट्रबल कोई भी हो, इसमें बर्निंग पेन कम या ज़्यादा मात्रा में उपस्थित जरूर रहेगा। खास तौर से अगर कोई कंप्लेंट आया जो स्किन सप्रेशन के बाद, एक्जेंथीमाटा, मिजल्स या क्रॉनिक एक्जिमा सप्रेस हो गया, उसके बाद ये सारी दिक्कतें शुरू होती हैं, तो आर्सेनिक के बारे में आप सोच सकते हैं। और भी दवाएं जैसे कॉस्टिकम है, सोराइनम है, लेकिन बर्निंग पेन और मिडनाइट एग्रेवेशन, प्रोस्टेशन, ये सब आर्सेनिक में ही है। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है जिसके ऊपर पूरा आर्सेनिक केस डिपेंड रहता है वो है रेस्टलेसनेस, बर्निंग, प्रोस्टेशन और मिडनाइट एग्रेवेशन। तो ये थी आर्सेनिक एल्बम डॉक्टर ईबी नैश की। थैंक यू।